70 और 80 का दशक, ये वो समय था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड पनप रहा था और इसी अंडरवर्ल्ड की आड़ में पनप रहे थे कुछ गैर कानूनी धंधे, जिनमें ड्रग्स सबसे बड़ा था और उसके बाद आते थे सोना चांदी और हथियारों की स्मगलिंग। आज के एपिसोड में उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने 70-80 के दशक में ड्रग्स के धंधे को अपनाया और उससे इतना पैसा बनाया कि अपने आने वाली पुश्तों के लिए कई होटल और पब खड़े कर दिए। यूं तो ये गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन पैसा कमाने की लत दोनों भाइयों को मुंबई लेकर आती है और यहाँ शुरू होता है इनका ड्रग्स का वो खेल जिसने अंडरवर्ल्ड में पैसों के अंबार लगा दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं ढोलकिया ब्रदर्स। ये 5 भाई थे और गुजरात के रहने वाले थे। इनके दादा प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस के नामी आदमी थे। परिवार बेहद ईमानदार था और शायद यही ईमानदारी की वजह से दोनों भाइयों को रोटी कम मिलने लगी, या फिर यूं कहें कि ईमानदारी की रोटी अच्छी नहीं लगी। और इसी वजह से 5 में से 2 भाई अरविंद ढोलकिया, जो कि बड़ा भाई था, और महेश ढोलकिया मुंबई के शहरों में ड्रग्स स्मगलिंग के धंधे में उतर गए थे। ड्रग्स स्मगलिंग में उन्होंने इतना पैसा बनाया कि जल्दी ही दोनों ने मुंबई में नाइट क्लब, होटल और पैलेस बना डाले। मुंबई में ही वो रहा करते थे और वहाँ उनको लोग ज़्यादातर ढोलकिया ब्रदर्स के नाम से जानते थे। उनका ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था और इस धंधे में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी करीम लाला, क्योंकि ये वो समय था जब कोई ड्रग्स के धंधे में उतरता था तो उसे अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों की जरूरत पड़ती थी और ढोलकिया ब्रदर्स ने इस काम को अच्छे से कर रखा था उस समय अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम की सपोर्ट लेकर। अब ढोलकिया ब्रदर्स का क्लियो नाम का एक नाइट क्लब भी था जहां बड़े बड़े लोग आया जाया करते थे। यह क्लब सीजर पैलेस के अंदर था और उनका यह पैलेस मुंबई के खारपोश एरिया में था। ढोलकिया ब्रदर्स के पास इतने होटल पब थे कि दूसरे लोगों की नज़र इन पर हमेशा रहती थी और यही वजह थी कि ढोलकिया ब्रदर्स अपने लिए सिक्योरिटी पूरी टाइट रखते थे, फिर चाहे वो उस जगह हो या फिर ना हो। कहते हैं कि अपने सभी होटल क्लब पर इतनी सिक्योरिटी रखते थे कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। कुल मिलाकर कहें तो जहां जहां ढोलकिया ब्रदर्स के बिजनेस चला करते थे वहां उनके बॉडीगार्ड हथियारों से लैस रहते थे। अब इसी दौरान उनका एक खास और सबसे भरोसेमंद आदमी था गोपाल शेट्टी उर्फ गोपाल दादा। गोपाल दादा ढोलकिया ब्रदर्स के सभी कामों को देखा करता था। ज़्यादातर सीजर पैलेस में शेट्टियों को काम पर रख रखा था। अब ढोलकिया ब्रदर्स के नाइट क्लब के बाद मुंबई में कई और नाइट क्लब खुलने शुरू हो गए थे। ढोलकिया ब्रदर्स ने क्लब से बहुत पैसे कमाए। अब ज़्यादा पैसे आते ही उन्होंने समुद्र के पास फिशरमैन नाम का क्लासिक डांस बार खोला, जो आगे चलकर बेहद मशहूर हुआ। अब उस दौर में पैसों के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में भी अच्छी जान पहचान होनी जरूरी होती थी, तभी बिजनेस सर्वाइव कर पाता था और वो तकनीक ढोलकिया ब्रदर्स ने बखूबी अपना रखी थी। ढोलकिया ब्रदर्स का ड्रग्स का धंधा भी बेहद धड़ल्ले से चल रहा था। दूसरी तरफ इकबाल मिर्ची का भी ड्रग्स का धंधा था। अब दोनों ड्रग्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। अब एक बिजनेस करने वाले 2 लोगों की आपस में नहीं बनती तो ढोलकिया ब्रदर्स और इकबाल मिर्ची की कैसे बनती, वो भी ड्रग्स के धंधे में जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता हो। और जल्द वो समय भी आ गया जब ढोलकिया ब्रदर्स और इकबाल मिर्ची में ड्रग्स को लेकर अनबन हो गई। इस अनबन की वजह थी गलत तरीके से ड्रग्स में ज़्यादा हिस्सेदारी रखना। दरअसल ढोलकिया ब्रदर्स ने ड्रग का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और इकबाल मिर्ची को यह कह दिया कि ड्रग्स को पुलिस वालों ने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन इकबाल मिर्ची की भी पहुंच अच्छी खासी थी, उसको पता चल गया कि कितना माल ढोलकिया ब्रदर्स ने पुलिस को दिया और कितना अपने पास रखा। अब यहाँ से ढोलकिया ब्रदर्स और इकबाल मिर्ची के बीच में दरार पैदा हो गई और जब ढोलकिया ब्रदर्स को कि इकबाल मिर्ची के पैसे चुकाने की बारी आई तो ढोलकिया ब्रदर्स उसे आवे टावे देने लगे। बोलते हैं कि या तो ना करते थे ना वो हाँ करते थे, बस वो इकबाल मिर्ची को घुमा रहे थे। और जब अंडरवर्ल्ड तक इसकी खबर पहुंची तो मजबूरन ढोलकिया ब्रदर्स को अपना एक क्लब इकबाल मिर्ची को देना पड़ा। अब ढोलकिया ब्रदर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा अपने धंधे में अपना विश्वास खोकर। इस घटना के बाद जो दूसरे ड्रग डीलर्स थे उन्होंने ढोलकिया ब्रदर्स पर विश्वास करना बंद कर दिया, जिसके बाद उन डीलरों ने अपने कंसाइनमेंट ढोलकिया ब्रदर्स को ना देकर इकबाल मिर्ची को देने शुरू कर दिए।
अब यहाँ से ढोलकिया ब्रदर्स और इकबाल मिर्ची के बीच दुश्मनी गहरी होने लगती है और दूसरी ओर अब गवली गैंग भी ढोलकिया ब्रदर्स के पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन अचानक से अरुण गवली की ढोलकिया ब्रदर्स के बीच एंट्री सभी को चौंकाने वाली लगी, लेकिन इसके पीछे की वजह थी पैसा। दरअसल ढोलकिया ब्रदर्स की दयानंद सुवर्णा के साथ दोस्ती थी। कहते हैं दागड़ी चोल में सनानंद शेट्टी को अरुण गवली और बाबू रेसिम ने अगवा करके मार डाला था। अब दयानंद सुवर्णा ने सनानंद शेट्टी की हत्या का बदला 5 मार्च 1987 को बाबू रेसिम को मार कर लिया। लेकिन बाबू रेसिम को मरवाने में दयानंद अकेला नहीं था। दयानंद की महेश ढोलकिया ने पैसों से मदद की थी और इस वारदात के बाद दयानंद सुवर्णा का इलाके में नाम हो गया। उसने गवली गैंग से बचने और भिड़ने के लिए अपने साथ हथियारों से लैस व्यक्तियों को रखना शुरू कर दिया। लेकिन महेश इस सोच के साथ बेफिक्र घूम रहा था कि अरुण गवली को क्या ही पता लगेगा। अब बाबू रेसिम की हत्या के 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि 30 मार्च 1987 को जब महेश ढोलकिया अपने घर से अपनी कार में बैठने के लिए तैयार हुआ तो 4 से 5 गवली गैंग के शूटर वहां आते हैं और उनको वहां देखकर महेश भागने की कोशिश करता है। लेकिन महेश ढोलकिया पर वो लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें महेश ढोलकिया पैटर्न रोड एरिया में ढेर हो जाता है। अब इस वारदात के बाद अरविंद ढोलकिया ने अपनी और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा ली। दयानंद सुवर्णा और अरविंद ढोलकिया क्लियो क्लब में साथ बैठा करते थे। समय बीत रहा था, अरविंद ढोलकिया को अपनी मौत का डर सता रहा था। एक दिन कहते हैं कि अरविंद अरुण गवली से मिलने गया और दोनों के बीच समझौता हो गया और इस बारे में दयानंद सुवर्णा को कुछ नहीं पता था। अरविंद ढोलकिया ने अपने होटल में से धीरे धीरे कर शेट्टियों को हटाना शुरू कर दिया और उनकी जगह पर अरुण गवली के लोगों को वर्कर के तौर पर रखना शुरू कर दिया। कहते हैं कि ये सारी बातें उस दौरान समझौते के बतौर हुई थी कि तुम ऐसे शेट्टियों को हटाओगे और मेरे लोगों को वहाँ पर रखोगे ताकि वो बदला ले सके। अब इस पर भी दयानंद सुवर्णा ने कोई ध्यान नहीं दिया। कहते हैं अरविंद का सीजर पैलेस अरुण गवली के एरिया में था और यह वो समय था जब अरुण गवली का दाऊद से भी ज़्यादा दबदबा यहाँ माना जाता था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था और मुंबई में उसकी गैंग के लोग कम हो चुके थे। अब अरविंद को अपना बिजनेस अच्छा चलाना था। वो दयानंद सुवर्णा से अलग होना चाहता था कि एक दिन 1988 को शरद शेट्टी दुबई से दयानंद सुवर्णा को फ़ोन करता है और उसको चौकन्ना रहने को कहता है। शरद शेट्टी सुवर्णा को बताता है कि कैसे उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ये सुनकर सुवर्णा चौंक जाता है कि कैसे वो आदमी जिस पर इतना भरोसा करके उसके साथ रह रहा है उसे कभी भी टारगेट किया जा सकता है। अब शरद अरविंद ढोलकिया द्वारा कैसे गवली से हाथ मिलाया जा चुका है, इस बारे में सारी डिटेल सुवर्णा को बताता है। ये सभी अंदर की बातें थी, लेकिन सुवर्णा को इसकी खबर तक नहीं लगी। वहीं डी कंपनी को बाहर रहते हुए भी सब कुछ पता लग जाता है, क्योंकि कहते हैं कि हर गैंग में एक शख्स ऐसा होता है जो एक गैंग की दूसरे गैंग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और शायद अरुण गवली गैंग में उस समय कोई ऐसा व्यक्ति था जो डी कंपनी को ये सारी अंदर की बातें पहुंचा रहा था। अब ये सारी बातें सुनकर दयानंद सुवर्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन दयानंद सुवर्णा सीजर पैलेस में अरविंद ढोलकिया से मिलने गया। दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर खार थी। दोनों ने आपस में बातचीत की, बातचीत नॉर्मल चली। दोनों ने एक दूसरे को शक तक नहीं होने दिया। अब अरविंद ने दयानंद से हथियारों को लेकर बात की, वहीं दयानंद ने हथियारों का अरेंजमेंट करने का अरविंद को भरोसा भी दिलाया। अब ऐसा कहकर दयानंद वहां से चला जाता है। अरविंद ढोलकिया ने अरुण गवली के साथ मिलकर दयानंद सुवर्णा को ठिकाने लगाने का इतनी देर में प्लान बना लिया, मगर दयानंद सुवर्णा भी बेहद चालाक था। उसने हथियारों को दिखाने के लिए जिन लोगों को आना था उनकी जगह अपने 5 नए शूटर रख लिए ताकि अरविंद को शक न हो। अब उन सभी 5 शूटरों को अरविंद के पास उसके पैलेस में भेजा गया। वहां जाने के बाद अरविंद अपने आदमियों से हथियार दिखाने आए व्यक्तियों को अंदर भेजने को कहता है। अब अंदर अरविंद अकेला था, बॉडीगार्ड बाहर थे। हथियार दिखाते दिखाते उन लोगों ने एक के बाद एक कई गोलियां अरविंद ढोलकिया के सीने में उतार दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद दयानंद सुवर्णा के सभी शूटर कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए और वहीं दयानंद सुवर्णा भी उनके साथ अंडरग्राउंड हो गया। कहते हैं अगर शरद शेट्टी दयानंद सुवर्णा को फोन करके जानकारी नहीं देता तो उसकी मौत पक्की थी। अब दयानंद सुवर्णा जीवित रहा, लेकिन मुश्किल से 2 साल। 1990 में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, ये थी ढोलकिया ब्रदर्स की कहानी कि कैसे ड्रग्स के धंधे से निकलकर दूसरे गैंग से दुश्मनी मोल लेते हैं और मारे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज का एपिसोड में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।